हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन वेब प्लस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो भाग 4, याद रखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के बीच, यानी कि भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ थर्ड क्वेश्चन जो कि बहुत वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये लिया कहाँ से गया है, भारतीय संविधान में ये कहाँ से लिया गया है। ध्यान रखिए, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया, आयरलैंड, ठीक है, जो कि यहाँ मैं लिख चुका हूँ, ठीक है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। दूसरा पॉइंट कि यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। देखिए, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। अब देखिए, जब आप मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व को जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, दोनों के बीच में भिन्नता दिखाएंगे, तो जो मूल अधिकार है वो न्यायालय में परिवर्तनीय है। अगर आपके मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहीं जा सकते हैं, बट राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। इसके लिए आप कोई भी कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो मुख्य उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या है। देखिए, पहला, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसका उद्देश्य ही होता है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, या आपको ऐसे दिया होगा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, या सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। इस तरीके से आपको ऑप्शन में दिया होगा, इसमें कोई एक होगा। अगर दोनों होगा तब दोनों मारेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग समझ आइए, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना या सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। ये दो मेन उद्देश्य हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व की। जो मैंने बताया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 है, तो हम पूरे 36 से 51 आर्टिकल नंबर तक हम देखेंगे किसमें क्या क्या है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 36, यानी कि अनुच्छेद 36 में। उसमें राज्य की परिभाषा के बारे में दिया गया है। ध्यान रखिएगा, राज्य की परिभाषा कि राज्य क्या है उसकी परिभाषा दिया। दूसरा 37 में हम देखें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कहा जाएगा कि जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, किस आर्टिकल से लिया गया है। तो भारतीय संविधान के 37 नंबर आर्टिकल, यानी कि 37, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। 37 नंबर आर्टिकल हो गया। अब आगे देखते हैं 38, यानी कि 38। ध्यान रखिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये 3 क्वेश्चन पूछे कि 3 तरीके का जो न्याय है भारतीय संविधान के मेंशन है, तो वो करिएगा तो वो होगा प्रस्तावना। ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना में हमारे 3 तरह के न्याय की व्यवस्था की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। लेकिन नीति निर्देशक तत्व में ध्यान रखिए, नीति निर्देशक तत्व में उस तीनों न्याय से लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना अगर पूछे तो क्या होगा 38, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। देखिए, तीनों के तीनों न्याय हैं, इस तीनों के न्याय का यूज करते हुए लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। अगर आपसे सीधा पूछा जाए कि 3 तरह के न्याय कौन कौन हैं जो कि प्रस्तावना में है, तो आप कहेंगे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। या हमारे संविधान की प्रस्तावना में कितने तरीके के न्याय की व्यवस्था है, तो आप कहेंगे 3, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। लेकिन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के किसके द्वारा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात आए तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत 38 नंबर आर्टिकल। 39, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये संसाधनों का उचित वितरण, समान काम और समान वेतन। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं, अगर ऑफिस में एक लड़का काम करता है, एक लड़की काम करती है, तो ऐसा नहीं कि उसमें डिस्क्रिमिनेट करेंगे। दोनों काम अगर समान कर रहा है तो उसके लिए समान वेतन की व्यवस्था की जाएगी, यानी कि उचित वितरण की, संसाधनों का उचित वितरण। आपके पास जो संसाधन उसका सही तरीके से वितरण होना चाहिए, ठीक है। ये 39 नंबर आर्टिकल में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब एक क्वेश्चन इसमें बहुत बार बार पूछा जाता है, समान काम और समान वेतन। आजकल बिहार में ऐसा
जो डिमांड किया जा रहा है नियोजित शिक्षकों द्वारा कि समान काम का समान वेतन हमको दिया जाए, जिस पे 39 क याद रखिए दोस्तों, 39 क समान अवसर के आधार पर न्याय देना, यानी कि सभी को एक समान अवसर प्रदान करना है। ये 39 के क में मेंशन किया गया, ये बाद में संविधान में जोड़ा गया। देखिए 39 क, अगर कहीं भी आपको लिखा हो 39 क 40 क या फिर 300 क, तो इस सब का मतलब होता है ये सब बाद में संविधान में जोड़ा गया, यानी कि मूल संविधान में नहीं था। ठीक है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट और ध्यान रखिए दोस्तों। 40 नंबर आर्टिकल 40 आपके दिमाग में घुसना चाहिए सीधा। 40 नंबर अनुच्छेद सुनते ही आपके दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए, ग्राम पंचायत। ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है। ठीक है, 40 नंबर आर्टिकल या फिर ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन है। 41 नंबर आर्टिकल, कुछ विशेष दशा में काम पाने का अधिकार। ये भी ध्यान रखिए, इसका मतलब समझिए क्या होता है। कुछ विशेष दशा में अगर कोई व्यक्ति की स्थिति सही नहीं है तो उसको काम देने का अधिकार, उसे काम देने का कर्तव्य होता है राज्य सरकार का, कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अधीन। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व के आधार पे ये 41 नंबर की विशेष दशा में काम पाने का कार्य पाने का अधिकार होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 42 नंबर आर्टिकल में न्याय संगत कार्य और मानवीय दशा। देखिए, कार्य न्याय संगत और मानवीय दशा का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति है 50 साल का उम्र का है तो उसको उसी के अकॉर्डिंग, उसके उम्र के अकॉर्डिंग उसको काम दिया जाए, उसको न्याय संगत काम। और जो काम हो रहा है उसकी मानवीय दशा के अकॉर्डिंग चुप चले हैं, यानी कि बहुत उम्र है तो उनको ऐसा नहीं कि बहुत फिजिकली जो बहुत हार्ड होता है वो काम करवाओगे, ऐसा नहीं। काम मानवीय और न्याय संगत होना चाहिए। यह है 42 नंबर आर्टिकल में, ध्यान रखिए दोस्तों। 43 निर्वाह मजदूरी कुटीर उद्योग। जब भी आपके दिमाग में कुटीर उद्योग आए, कुटीर उद्योग, तो ध्यान रखिए कुटीर उद्योग का जो वो था वो गांधी का सपना था कि हर एक गांव तक कुटीर उद्योग की, जो इंडिया में जो कुटीर उद्योग गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो 43 नंबर आर्टिकल में कुटीर उद्योग के नाम से जरूर ये पूछता है क्वेश्चन, इसलिए ध्यान रखिएगा कुटीर उद्योग, और उसमें कैसा कुटीर उद्योग जो कि गांधीवादी सिद्धांत पे आधारित हो। ये 43 नंबर आर्टिकल में मेंशन है। इसके बाद हम आगे आते हैं 44। ये आज के लिए काफ़ी चर्चा में रहा है, इसलिए बहुत ध्यान रखने की बहुत जरूरी है। इससे मोदी सरकार कानून लाने की सोच रहे हैं। ठीक है, समान नागरिक संहिता, इसी को बोलते हैं कॉमन सिविल कोड। समान मतलब सभी के लिए एक समान का कानून हो, ये समान नागरिक संहिता 44। याद रखिए 44 एक तरीका है समान है तो समान नागरिक संहिता, ऐसे याद रखिएगा तरीका कि 4 और 4 दैट इज 44। 44 समान है वो दोनों लेते, इसलिए समान नागरिक संहिता, ऐसे याद रखिएगा। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए अब देखिए 45, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्यों बनता है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। 6 वर्ष से कम के आयु के बच्चे को शिक्षा 86वें संशोधन 2002 में लाया गया। ये 45 में अटल जी के सरकार था तो 2002 में, उसमें 86 संविधान संशोधन लाया गया। उसमें कहा गया कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे को शिक्षा प्रदान किया जाए, वो राज्य का काम होगा, राज्य का के नीति निर्देशक तत्व में उसको जगह दिया गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं 46 अनुसूचित जाति जनजाति के शिक्षा आर्थिक सामाजिक न्याय, इसके बारे में, यानी कि SC ST के शिक्षा आर्थिक हित और सामाजिक न्याय के बारे में 46 नंबर आर्टिकल, 46 नंबर आर्टिकल में मेंशन है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है दोस्तों, देखिए जो बिहार के एग्जाम से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मद्य निषेध और पोषाहार, ध्यान रखिएगा। 47 साल 47 मद्य निषेध, इसी के तहत नीतीश जी अभी बिहार में शराबबंदी किए हैं। राजस्थान हो गया, फिर गुजरात, ये सब ड्राई स्टेट है, इसी सब के
वजह से राजस्थान आई थिंक नहीं, गुजरात जो मद्य निषेध कानून सबसे पहले लेके आ रहे थे बहुत दिन पहले से, और बिहार जो लाया हुआ है मद्य निषेध कानून, ये 47 नंबर आर्टिकल के थ्रू है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिहार में जो मद्य निषेध कानून बनाया गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है, तो आप कह सकते हैं सीधा 47 नंबर आर्टिकल के तहत ऐसी व्यवस्था राज्य सरकार कर सकती है, उसका दायित्व बनता है। ठीक है, और पोषाहार स्वास्थ्य, इस तीनों से रिलेटेड 47 नंबर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 48 नंबर आर्टिकल, बहुत इम्पोर्टेंट। इससे ये देखिए यूपी में, बिहार में मद्य निषेध, यूपी में आजकल चल रहा है कि गोरक्षा, तो याद रख लीजिए कृषि, पशुपालन, दुधारू पशु के विकास संबंधी पालन, ये दुधारू पशु के विकास संबंधी जो है इसी के तहत गोरक्षा का वो चल रहा है। राजस्थान में तो गोरक्षा के लिए गोरक्षा मंत्रालय भी बना दिया गया है। ठीक है, तो ये सब कितने नंबर 48 नंबर आर्टिकल में है, ध्यान रखिएगा। 48 के क में क्या है देखिए, इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं इसको मेंशन किया। 48 के क, पर्यावरण संरक्षण, ये इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री थी तो 1976 में एक कानून लाई थी, उसमें पर्यावरण संरक्षण के बारे में था, यानी कि जो पर्यावरण स्थिति खराब होती जा रही है इसके लिए पर्यावरण संरक्षण संबंधी कानून लाई थी इंदिरा जी 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में। ये 48 क में उसको ऐड किया गया। अब देखिए 49 में क्या है, राष्ट्रीय महत्व का स्मारक स्थान का संरक्षण, ध्यान रखिए इसको समझिए क्या है। राष्ट्रीय स्तर का महत्व का स्मारक और स्थान की सुरक्षा संरक्षण प्रदान करना, जैसे कुछ पुरानी चीज़ें जो अब धरोहर के रूप में बचा हुआ है, या कोई इम्पोर्टेंट जगह है जिससे किसी चीज़ की पहचान है और हमारे देश की महत्व को बढ़ाता है, तो उसकी रक्षा करना ये भारत के संविधान के राज्य के नीति निषेध तत्व के अंतर्गत 49 नंबर आर्टिकल में इसे मेंशन किया गया। 50 देख लिया, 50 देखिए इसको, ये तो एकदम ध्यान हो जाना चाहिए। 50 यानी कि 50 ऐसे याद रख लीजिए, 50 मतलब आधा इसमें। तो कार्यपालिका को ध्यान रखिएगा न्यायपालिका से अलग, 50 कार्यपालिका 50 न्यायपालिका को, ऐसे याद रखिएगा। तो 50 नंबर आर्टिकल में 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलग पृथक कर, ये अगर दोनों एक दूसरे से मिल जाए तो कोई भी, जैसे कि अभी न्यायपालिका है और वो कार्यपालिका से मिला हो तो एक न्याय संगत फैसला होने का चांस घट जाता है, इसलिए कहा जाता है दोनों को अलग होना चाहिए उससे। और लास्ट देखने के 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा का अभिवृद्धि करना, ये इसके ऊपर कानून राज्य सरकार ला सकती है कि कोई ऐसा कानून जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है उस पे आधारित कानून बना सकती है कौन, राज्य सरकारें। आगे हम लोग देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि हम देख लेते हैं। देखिए दोस्त 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बात जो केस था उसमें ये चीज़ कहा गया कि मौलिक अधिकार जो है ना DPSP से श्रेष्ठ है, यानी कि मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट है वो DPSP, यहाँ देखिए क्या होता है वही DPSP मतलब राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद जो केस था उसमें कहा गया 1973 में कि फंडामेंटल राइट इज सुपीरियर, मतलब कि मौलिक अधिकार ज़्यादा सुपीरियर है एज कम्पेयर टू DPSP। बट उसके 3 साल बाद जब 42वें संविधान संशोधन हुआ 1976 में, तो ये चीज़ कहा गया, इसी में पर्यावरण संरक्षण कानून लाया गया, इसमें कहा गया कि नहीं मौलिक अधिकार से सुपीरियर है DPSP, यानी कि इस 1976 में चीज़ कहा गया कि फंडामेंटल राइट जो है ना लेस इम्पोर्टेंट एज करो DPSP के महत्व को बढ़ा दिया। किसके रेस्पेक्ट में, फंडामेंटल राइट के रेस्पेक्ट में। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ध्यान कि DPSP और फंडामेंटल राइट काफ़ी एक दूसरे से वो है, इसलिए कहा इसमें डिफरेंस पूछ लेगा कौन सुपीरियर है किस केस के अकॉर्डिंग। तो 1973 के अकॉर्डिंग
फंडामेंटल राइट ज़्यादा सुपीरियर था, जबकि 76 में 42वें संविधान संशोधन किया, इसमें कह दिया गया कि डीपीएसपी ज़्यादा श्रेष्ठ है। अब देखिए आगे 1980 में मिनर्वा मिल्स वाद जो केस आया, उसमें कहा गया कि देखिए मौलिक अधिकार न सुपीरियर है न डीपीएसपी सुपीरियर है, बल्कि वो दोनों एक दूसरे के पूरक है। याद रख लीजिए, अगर आज के डेट में कह दिया जाए कि मौलिक अधिकार डीपीएसपी क्या है, तो याद रखिए वो आज 1980 के बाद उन दोनों को एक दूसरे का पूरक कह दिया गया। तो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट एक दूसरे के पूरक हो गए, ठीक है। और लास्ट लाइन एक है, डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जिसे बैंक के अनुसार अदा किया जाता है। ये किसने कहा था? तो ध्यान रखिए, ये कहा था केटी शाह ने। इसको पालन या इसको लागू करने के लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते, और राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है आप कब उस पर कानून लाए, आप उसके अनुसार। तो इसलिए कहा था कि डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा की जाती है। ये बैंक एक केटी शाह बोले थे, एक ऐसा चेक है जो बैंक के अनुसार सुविधा अनुसार अदा किया था, केटी शाह किया था। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं आगे। अच्छा, क्वेश्चन क्या है ध्यान रखिए, वो बता दे रहा हूँ मैं, इसका आपको आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत राज के गठन को निर्देशित करता है? भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ है? मूल अधिकार किस प्रकार डीपीएसपी से भिन्न है? डीपीएसपी का मतलब समझ गए आप लोग, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। चलिए हम लोग देखते हैं, अब फिर नेक्स्ट वीडियो में आते हैं नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।